हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी बात एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 की यूनिट 4 को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम यूनिट 4 में बात करेंगे क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन की, क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग योर बिलीफ एंड वैल्यूज की। जो आपके बिलीफ है और वैल्यूज है उनको कैसे चैलेंज कर सकते हो आप, और आइडियाज कैसे डेवलप कर सकते हो, और किसी भी और आर्ग्यूमेंट को किसी को भी इवेल्युएट कर सकते हो। सो डेवलपिंग आइडियाज एंड इवेल्युएटिंग एन आर्ग्यूमेंट, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में। एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो हर चैप्टर में अगर आप बात करो लैंग्वेज की, हर आपके यूनिट में लैंग्वेज की क्या आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। और अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी अभी तक, है ना, जो भी मैंने वीडियोस बनाई है क्रिटिकल थिंकिंग या फिर आप बोल सकते हो लैंग्वेज की, तो उसमें सब में ही क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया हुआ है और आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। अगर मैं आपको समझाऊं तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम शॉर्ट मीनिंग देखें तो क्या होगा कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं या फिर कोई भी नॉलेज है, आप उसको कैसे देख रहे हो, है ना, कि आप उसको एज इट इज अडेप्ट कर रहे हो, एज इट इज अडेप्ट कर रहे हो, या फिर उसके एविडेंस की तरफ जा रहे हो कि क्या अगर किसी ने कुछ बोला है तो क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है ना, आपके बिलीव्स क्या उसको लेकर की, या फिर किसी ने अगर कुछ चीज बोली आपको तो वो उसमें पर्सनल बिलीफ को इंक्लूड करके बोल रहा था या फिर वो सभी के लिए सेम है। तो बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हो, वाइड तरीके से देख रहे हो, सिर्फ उसको ऐसे ही पढ़ नहीं रहे हो, उसका गहन चिंतन कर रहे हो आप, वही क्रिटिकल थिंकिंग है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताएंगे इससे रिलेटेड, अपने वर्ड्स में बताना है आपको, एक सेंटेंस में या फिर आप बोल सकते हो एक लाइन में ही, है ना, शॉर्ट लाइन में ही आपको बताना है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, आपको बताना है व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग इन अ शॉर्ट लाइन। ओके, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग आपको बताना है। आपने इतने दिनों से यही पढ़ते आ रहे हो तो क्या होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। तो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है बेसिकली, तो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन मींस ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है ना, क्योंकि हमने देखा ना कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इंटरप्रेट करते हैं। आपने इतनी बार सुन लिया। अब ये इंटरप्रेट है क्या, सो इंटरप्रेट इज बेसिकली कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपके पास चीज है जो आपके पास आई हुई है, आपने पढ़ी होगी, उसको आप एज इट इज अप्लाई नहीं कर रहे हो, एज इट इज अप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं हो रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को चैलेंज कर रहे हो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको चैलेंज कर रहे हो। आप उनको पर्सनल लेवल पे भी चैलेंज कर सकते हो और आपके जो यूनिवर्सल लेवल है उस पर भी चैलेंज कर सकते हो ना। सो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन डीपली, कि आप इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल डीपली समझ रहे हो ना, रादर देन एक्सेप्टिंग इट्स फेस वैल्यू, कि आप उसकी फेस वैल्यू को ही एक्सेप्ट नहीं करो। फेस वैल्यू मीन्स कि जैसा है वो, है ना, जैसा है वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, नहीं, आप वो नहीं कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, है ना, उसके बारे में समझ रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसकी व्याख्यान कर रहे हो एक तरीके से। ओके, चैलेंज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन की जो आपको मिली है उसको चैलेंज कर रहे हो। ओके, सो की स्टेप्स क्या है क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन के। सबसे पहले तो आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट को, कि कोई बात है या फिर आपकी आपकी जो रीडिंग है या फिर जो भी आपने देखा है इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन है, वो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ एन आइडिया और आर्गुमेंट, कि कोई बात बोली जा रही है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है, कितनी पुरानी हिस्ट्री है उस चीज की, है ना। तो जैसे आप अगर अभी पढ़ोगे तो व्हील इन्वेंट किया था, है ना, व्हील इन्वेंट किया था, उससे पहले फायर इन्वेंट हुई थी, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, पिछली टर्म की बात कर रहे हो तो उसको उसी के अकॉर्डिंग समझोगे। अब तो हमारे लिए व्हील और फायर बेसिक सी चीजें हो गई जो हमारे डेली रूटीन में काम आती है। ठीक है, सो आइडेंटिफाइंग की आइडियाज, आप देखोगे कि उनके पीछे आइडियाज क्या हैं, क्या बोलना चाह रहा है, तो मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अंडरलाइन द मैसेजेस। कि आप जैसे स्टोरी ही पढ़ते हो, स्टोरी ही लेकर चल रहे हो कोई, है ना, कि आप स्टोरी ही पढ़ते हो तो उसके मेन पॉइंट्स को आप देखोगे कि क्या इसमें मेन पॉइंट्स कह रहे हैं, या फिर आप ये जो टॉपिक है उसके मेन पॉइंट्स को देखोगे। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, फिर आपने की स्टेप्स पढ़े। की स्टेप्स के कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो मैंने लिख रखे हैं, तो एक तरह से ये क्या है, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है,
कि आपके पास सारी चीजें नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास एक तरह से मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। ओके, फिर है रिकॉग्नाइजिंग इम्प्लिसिट अजम्पशन, कि जो लिखा है, मतलब जो लिखा है चीजें उसकी गहराई में जाकर देखो, एक्सप्लिसिटी ना देखो, है ना, एक्सप्लिसिटली ही ना देखो, कि उसके बाहर बाहर से नहीं देखना, आपको डीप मीनिंग तराशना है उसका। जैसे कि हम पोयम रीड करते टाइम, या फिर पोयम सुनते टाइम, या फिर गाने सुनते टाइम, है ना, ऐसा करते हैं कि हम उसके सिर्फ लाइनिंग्स पे नहीं जा रहे, हम उसके डीप मीनिंग पे जा रहे हैं, डीप मीनिंग पे। कभी कभी देखा होगा ना कि किसी चीज को दर्शाते हैं, जैसे मून, मून को दर्शा रहे हैं एक सुंदर सी लड़की से, है ना, एक गर्ल से, है ना, चांद सी महबूबा। ओके, तो क्या है, मतलब जो गर्ल है वो चांद जैसी है, तो एक तरह से आप उसका क्रिटिक, आप उसको चांद, मतलब वो चांद नहीं है, चांद जैसी सुंदर है, उनके कहने का मतलब ये। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, उसकी इम्प्लिसिट अजम्पशन जो है, जो कहना चाह रहा है, उसकी गहराई है बातों की, उसको समझना आपको। एग्जामिनिंग द सोर्सेज, की पहले अब ये देखना कि कहाँ से वो चीज आई है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना कि वो कितना सही है या फेक है, और उसकी रिलायबिलिटी चेक करना कि वो कितना कंसिस्टेंस है ना, कि हर जगह पे वो वैसा ही है या फिर गलत है, अलग है। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और, तो मतलब वो अनरिलायबल है ना, अनरिलायबल है, क्रेडिबल भी बिल्कुल भी नहीं है। सो उनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना, उस इंफॉर्मेशन को, है ना, उस इंफॉर्मेशन की सोर्स की। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, फिर उसके बाद जो फैक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट है तो उसको फैक्ट में रख लो, और ओपिनियन है तो उसको ओपिनियन में रख लो। सेपरेट ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हो गए, जो आपके फैक्ट्स हो गए, है ना, जो कुछ एविडेंस पे बेस्ड है, जो यूनिवर्सल है। और व्यू पॉइंट्स क्या हो गए, जो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग है ना, जो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग है। जैसे कि यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या कॉन्टेक्स्ट है कि हिंदी बोलना अच्छी बात है, हिंदी बोलना अच्छी बात है, फिर हिंदी हमारे लिए मेन लैंग्वेज है या मदर टंग है। बट अगर आप बात करोगे यूरोपियन स्टेट कंट्रीज की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंग्लिश इज द मेन, इंग्लिश वो बोलते हैं। तो एक तरह से मतलब ये क्या है, सबके लिए अलग है कि किसकी कौन सी मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, वो सबके लिए अलग है। बट अगर हम बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे बोले, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे बोले, तो वो किसको बोलेंगे, इंग्लिश, तो वो सबके लिए सेम है। ओके, वो सबके लिए सेम है। ओके, सबके लिए यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सली अप्लाई होती है वो। आफ्टर दैट इज इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज एंड रेटोरिक, है ना, तो आइडेंटिफाई परसुएसिव टेक्निक्स, मेटाफोर्स एंड बायसनेस इन कम्युनिकेशन। क्या आपको क्या देखना है, क्या देखना है आपको कि कहीं बायसनेस वे में, तो मतलब उसके पर्सनल जजमेंट तो नहीं है जो लिख रहा है, या फिर जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ पर्सनल जजमेंट तो नहीं है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव है। ओके, उसकी मेटाफर्स को देखना है, जैसे पोएम्स में यूज करते हैं, पोएम्स में जो अलंकार पढ़ते हैं ना हिंदी में, है ना, तो उनको कैसे यूज कर रहे हैं, उनकी बातों को समझना कि कैसे यूज किए हुए। जैसे अभी मैंने दिया था ना, चांद सी महबूबा, है ना, चांद सी महबूबा, इट मीन्स कि जो लड़की है वो कैसी है, चांद जैसी है। तो इसमें क्या है, अलंकार का यूज हुआ है ना, अलंकार का यूज हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ओके, तो ये उसके बाद है नेक्स्ट वन इज एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल देखें तो कंसीडर अ न्यू आर्टिकल क्लेमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ऑल ह्यूमन जॉब्स इन नेक्स्ट डिकेड। तो एक आर्टिकल है वो ये बोल रहा है कि एआई है वो सारी ह्यूमन जॉब्स को ले लेगा अगले 10 साल, आने वाले 10 सालों में, कि सारी जो ह्यूमन जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेंगे। पहले हमें क्या देखा, अगर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज को, क्रिटिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसने लिखा है ये आर्टिकल। क्या कोई एक्सपर्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, या फिर कंपनी विद एन एजेंडा, कि कोई किसी कंपनी का एजेंडा है, ये सिर्फ वो अपना एक तरह से एडवर्टीजमेंट करना चाह रही है अपने एआई प्रोडक्ट्स की, है ना, अपने एआई प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। तो आप ये देखोगे किसने लिखा है, व्हाट डेटा सपोर्ट्स दिस क्लेम, कि वो इस चीज को, कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन से जॉब छीन ली जाएगी या फिर वो नहीं रहेंगे, एआई सारा काम करेंगे, तो उस चीज को कौन क्लेम कर रहा है, मतलब कैसे पता चल रहा है कि वो सच्चाई है। अगर उसने रिसर्च करी है, या फिर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन है, या फिर डेटा को यूज करके देख रहे हैं कि जो पहले जो जॉब्स थी, पहले लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, अब मशीन्स जैसे कंप्यूटर्स आ गए, है ना, एआई आ गई, तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि इससे जो जॉब्स हैं उनमें बहुत कमी देखने को मिल रही है। तो ये देखना है कि कहाँ से उसे ये पता चल रहा है, उस आर्टिकल में कैसे उसने आइडिया लगाया, फिर कैसे उसने ये देखा कि जो ह्यूमन जॉब्स हैं वो खत्म होती जा रही है ना, एआई ने उनकी जगह ले ली। इज द लैंग्वेज इमोशनल और न्यूट्रल, कि
जो वो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो एक तरह से वो बाइस्ड है कि वो सिर्फ किसी इंसान के प्रति झुकी हुई है या फिर मशीन के थ्रू तरफ झुकी हुई है। ओके, तो उसके इमोशनल, अगर वो इमोशनल टोन में बोले तो वो समझना है, अगर वो न्यूट्रल होके बोल रहा है कि न्यूट्रल मतलब सब दोनों के लिए समान वे में बोल रहा है, विल रिप्लेस ऑल वर्सेस मैनी चेंजेस मे चेंज सम इंडस्ट्रीज, है ना, कि वो क्या बोल रहा है कि विल रिप्लेस ऑल वर्सेस मे चेंज सम इंडस्ट्रीज, कि कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ एरियाज में ही बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, सब जगह नहीं। या फिर वो ये बोल रहा है कि हर जगह ही चेंज आ जाएगा, हर जगह कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बचेगी जहाँ पे ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई ही सारा काम कर लेगा, है ना। ये सो एग्जाम्पल्स के बाद आ गया क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग योर बिलीव्स एंड वैल्यूज, कि आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड क्वेश्चनिंग पर्सनल बिलीफ आर द की टू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कि आप अपने माइंड की कैसे ग्रोथ कर सकते हो, अपने चीजें जो है आपके मन में जो चीजें आती है उसको कैसे साइंटिफिक की तरफ लेके जा सकते हो, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ, है ना, कि आप अच्छा सोचो, प्रूफ्ड बेस्ड सोचो, प्रूफ है उनको लेकर एविडेंस बेस्ड सोचो, है ना, आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है, अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, या फिर क्वेश्चन करोगे खुद से ही। ओके, सो टेक्निक्स फॉर क्वेश्चनिंग पर्सनल बिलीफ, दैट वाई मेथड, कि आप क्या यूज करो, वाई मेथड यूज करो, कि आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी आपको बोल रहा है कि इस चीज पे बिलीव करो, तो आप पूछो क्यों, वाई, है ना, क्यों करूं, वाई डू आई बिलीव दिस, अंटिल यू रीच द रूट ऑफ द बिलीफ, कि जब तक आप उस बिलीफ के रूट तक ना पहुंचो ना, एंड तक, तब तक ये पूछो कि क्यों बिलीव करूं, आपको नहीं पता तो आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, है ना, अगर नहीं पता तो क्यों बोल रहे हो, है ना। सो उस पे बिलीव नहीं करना जिसमें आपको वाई का आंसर ना मिले। ओके, फिर है कंसिडरिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, कि उसके रिगार्डिंग आप कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखो, कि दूसरे पर्सपेक्टिव में उस चीज के लिए क्या कहा गया है। एंगेज विद पीपल हु होल्ड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, कि ऐसे लोगों से एंगेज हो या ऐसे लोगों से बातचीत करो कि उसी चीज को लेकर, मतलब किसी एक चीज को लेकर उनका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है। जैसे एक 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 पर्सन है कि जो एडुकेटेड है, जो पढ़ने में, मतलब एडुकेटेड इन द सेंस कि जिनको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, जो पढ़ते हैं, पढ़ाई को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। दूसरे हैं जो पढ़ाई को क्या मान रहे हैं, सिर्फ क्या मान रहे हैं, बर्डन मान रहे हैं। तो अब आप ये देखोगे कि अब आप क्या करोगे, कि जैसे गुड पीपल हैं वो क्या बोलेंगे कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से हो जाती है, और जो बर्डन मानते हैं बोलते हैं इससे बढ़िया तो हम घर पे काम कर लें, इससे बढ़िया तो हम कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम कर लें, पढ़ाई से, तो पढ़ाई तो बहुत बर्डन है। तो आप ये देखोगे कि क्या, क्यों है इनके व्यूज अलग अलग, है ना, क्यों है, सबके सेम क्यों नहीं है। ओके, सो रिकॉग्नाइज कॉग्निटिव बायसेस, कि आर योर बिलीफ इन्फ्लुएंस्ड बाय कंफर्मेशन बायस, इमोशनल रीजनिंग और ग्रुप थिंकिंग, कि जो आपके बिलीफ हैं वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब किसके कारण आ रहे हैं, कि सभी लोग उस चीज को मानते हैं, कंफर्मेशन बायस है ना, सभी लोग उस चीज को मानते हैं। इमोशनल रीजनिंग, की आप किसी के प्रति इमोशनली अटैच हो तब बोल रहे हो ये। या फिर ग्रुप थिंकिंग जो है, कि सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब पूरे ग्रुप की ये थिंकिंग है ना, पूरे ग्रुप की ये थिंकिंग है। ओके, तो ये देखना आपको। फिर है सीक काउंटर एविडेंस, कि उसके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस आप फाइंड आउट करोगे। लुक फॉर एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर बिलीफ एंड एनालाइज इट क्रिटिकली, कि जो आपके बिलीफ्स हैं या फिर आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, उसके जो बिलीफ्स हैं उसके लिए क्या करो, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स तैयार करो, मतलब बोलो कि क्यों है ऐसा, मेरे पास तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, या फिर ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है तो मैं मानूं, है ना। सो एनालाइज करो क्रिटिकली। डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल बिलीफ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, अब आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिवाइड करना है कि क्या ये पर्सनल बिलीफ है या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ही है ये। ओके, आपको वो डिस्टिंग्विश करना, तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिलीफ और वैल्यूज को चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो काफी इजी है, अगर आपके क्वेश्चन में आ गया तो आप इजीली लिख सकते हो इसे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट, आफ्टर दैट इज एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हार्ड वर्क गारंटीज सक्सेस, कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी, कि आप पूरे दिन बैठ के, आप 24 में से 18 घंटे बैठे रहो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये एक तरह से क्या है, बिलीफ है। ओके, सो क्वेश्चन क्या आते हैं, आर देयर हार्ड वर्किंग पीपल हु रिमेन सक्सेसफुल, कि ऐसे भी लोग हैं इंडिया में या फिर पूरे संसार में कि जो हार्ड वर्किंग तो हैं पर वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, है ना। हार्ड वर्किंग का क्या मतलब है, कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो उस चीज के प्रति, है ना। जैसे कि आप बोल सकते हो जो मकान बनाते हैं, है ना, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं आपका घर, मिस्त्री जिन्हें बोलते हो आप हिंदी में, वो कितने हार्ड वर्कर होते हैं, क्या उन्हें सक्सेस मिली, नहीं, वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक चला सकते हैं ना।
फिर क्या है, मतलब आप ऐसे करके काउंटर आर्ग्यूमेंट करोगे, उसका एक तरह से बोलोगे कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या सभी लोगों को जो हार्ड वर्किंग है सभी को जॉब मिली हुई है, सभी को सक्सेसफुल मिली हुई है, या फिर कोई अनसक्सेसफुल भी है। ओके, सो डज प्रिविलेज, लक और एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस सक्सेस, की जो प्रिविलेज मतलब जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है उसके पास अच्छी जॉब है, या फिर लक और एक्सटर्नल फैक्टर की बाकी जो फैक्टर्स है ना वो भी अफेक्ट करते हैं क्या हमारी सक्सेस को। आप ये सारी चीजें क्वेश्चन करोगे खुद से ही। ओके, वट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट माई बिलीफ, कि क्या ऐसे एविडेंस है मेरे पास जो इस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब जो इस चीज को नहीं मानते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि ये मकान कंस्ट्रक्टर वाला मिस्त्री है ना, वो भी तो हार्ड वर्क करता है, बट उसके पास उतनी अच्छी मतलब गाड़ी नहीं है, कार नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी तक ही कमा सकता है। सो बेसिकली हार्ड वर्क करता है मैटर या नहीं करता, तो इससे आप पता लगा सकते हो जब आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे चीजों को, क्रिटिकली इंटरप्रेट करोगे। ओके, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग करोगे आप। समझ में आया इतना, है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद है थर्ड वन इज डेवलपिंग आइडियाज, कि आप अपने मन में आइडियाज कैसे डेवलप कर सकते हो। सो क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग हेल्प रिफाइन एंड एक्सपेंड आइडियाज, कि जब आप कुछ चीजों में ये सारी चीजें करोगे जो मैंने अभी बताया था जी, उस स्टेप्स का पालन करोगे, है ना, कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो नए नई चीजों को या फिर बिलीफ, और उनको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो। अगर आप उनका यूज करोगे तो आप अपने आइडियाज जो आपके मन में आते हैं, माइंड में आते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो, रिफाइन कर सकते हो उसे, है ना। सो स्ट्रेटेजीज क्या है, सबसे पहले आप माइंड मैपिंग के थ्रू, कि आप जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई लेसन पढ़ते हो तो माइंड मैप के थ्रू पढ़ लो। जैसे हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है उसका मीनिंग लिख लोगे यहाँ पे, स्टेप्स क्या है, कैसे कर सकते हो, फिर यहाँ पे लिख दोगे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे लिख लोगे कि क्यों नहीं आते मेरे मन में ये आइडियाज। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, तो माइंड मैप के थ्रू बता सकते हो, कि एक तरह से नेटवर्क बना दोगे ताकि आपको इजिली सारी चीजें याद हो जाए। ओके, ठीक है। तो उसके बाद आता है सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। इट मींस कि जो सुकरात ने दिया था, या फिर आप सोक्रेट बोल सकते हो, ठीक है, इसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, तो सोक्रेट ने ये दिया था। इसमें क्या था, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले से, ओपन एंडेड क्वेश्चन टू एक्सप्लोर डीपर इम्प्लीकेशन, की आप उसकी गहराई तक जा सको, इसलिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ओपन एंडेडली। ओके, कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो, यस नो में नहीं, आप व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग के थ्रू, कि आपकी जो सोच है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू, कि आप क्या कर रहे हो, बच्चों का ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो, कि उनको किसी टॉपिक के बारे में आपने बोल दिया कि इस टॉपिक के बारे में ढूंढो, तो वो उसके बारे में अलग अलग आइडियाज सोचना। ओके, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सोचना, मल्टीपल सॉल्यूशंस या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन को सोचना, उससे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हो। डाइवर्जेंट मतलब क्या होती है, कि आप एक चीज को लेकर के अलग अलग एरियाज में उसके बारे में सोचो। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट है ना, एजुकेशन हमारे लिए कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो वो सारी चीजें आपको सोचना, वो सारी चीजें क्या हो गई, वो सारी चीजें हो गई आपकी किस में आ जाएंगी, डेवलपिंग आइडियाज में। जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्या है, एनालाइज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू डिफाइन योर स्टेंसेस, कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं अलग अलग, है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, मतलब कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहे हो, कि चीजों को, जो आपके पास दो चीज है, आपके बिलीव्स हैं और आपके जो प्रूफ है ना, उनको क्या कर रहे हो आप, कि कौन से प्रूफ है कौन से बिलीफ है, उसको उसको अलग नजरिए से देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कंट्रास्ट कर रहे हो, उनको अलग अलग करके देख रहे हो। यूज थॉटफुल एक्सपेरिमेंट, कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करो जो जो आप कर सको रियल लाइफ में। इमेजिन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस टू टेस्ट एन आइडियाज वैलिडिटी, कि आइडिया की वैलिडिटी जानने के लिए कि कितना वो सही है, कितना वो विश्वसनीय है, ठीक है, कितना वो विश्वसनीय है या फिर कितना कारगर है वो, कि जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसी पर्पस के लिए है बना, मतलब आप ऐसे आइडिया सोच रहे हो कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, कि उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ सिचुएशन सोचोगे, इमेजिन करोगे, अपने माइंड के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे डेवलपिंग एन आइडिया
ऑन हाउ कैन टेक्नोलॉजी इंप्रूव एजुकेशन, कि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो उसके लिए आप कर सकते हो लिस्ट करंट प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। तो आप करंट प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकती है। तो पहले प्रॉब्लम्स देखोगे, ओके, कि एक्सेसिबिलिटी कितनी है ना, सब लोगों तक पहुंच रही है, एंगेजमेंट कितनी है, बच्चे कितना एंगेज होकर सुनते हैं, आउटडेटेड मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है। फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में, कि किस टेक्नोलॉजी की वजह से आप ज्यादा ज्यादा अच्छा बेटर बना सकते हो पढ़ाई को। तो एआई ट्यूटर्स की वजह से, वीआर लर्निंग की वजह से, गेमिफिकेशंस की वजह से, तो अलग अलग आपके मन में आइडियाज आएंगे उस चीज को लेकर कि आप कैसे एक पढ़ाई को या फिर स्टडी को या फिर एजुकेशन को आप टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बना सकते हो। ओके, फिर क्या करोगे, इवेल्युएट फिजिबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड एथिकल कंसर्न, कि कितना वो अच्छा है, कितना वो आपके लिए काम का है ना, काम का है, वो चेक करोगे आप, इफेक्टिवनेस चेक करोगे, और कि वो एथिकल भी है, मतलब सही भी है या नहीं है ना। तो एथिकल चीजें भी देखोगे आप, तो इससे आप क्या कर रहे हो, आइडियाज को डेवलप कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग एन आर्ग्यूमेंट, कि आप आर्ग्यूमेंट कैसे इवेल्युएट कर सकते हो। तो क्रिटिकली assess an argument, one must determine its validity, strength and logical consistency। तो अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट को एसेस करना है, चेक करना है कि वो आर्ग्यूमेंट सही है गलत है, तो उसके लिए उसकी वैलिडिटी पता होनी चाहिए, कि वो जो आर्ग्यूमेंट जो कह रही है वो उसी चीज के लिए कह रही है, फिर कुछ और कहना चाह रही है। ओके, स्ट्रेंथ चेक करनी है आपकी, और लॉजिकल कंसिस्टेंसी, कि कितनी वो लॉजिकल है, कि कितनी वो अपनी बात पे खरी उतर रही है ना। सो क्रिटिकल की क्राइटेरिया क्या है इसके, सो क्लैरिटी होनी चाहिए, इज आर्ग्यूमेंट क्लियरली स्टेटेड विदाउट एम्बिग्यूटी, कि किसी के भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिलेटेड है, वो एक तरह से क्लियर आइडियाज आपको प्रेजेंट कर रही है, या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस यूज नहीं हो रही जो जो एक तरह से आपको उस आर्ग्यूमेंट से, उस टॉपिक से भटकाए। उसके बाद है लॉजिक, की डज द आर्ग्यूमेंट फॉलो लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, कि उसका सिर पांव कुछ तो है ना, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा। एविडेंस, की उसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रॉन्ग या फिर रेलिवेंट या फिर रिलायबल एविडेंस है कि नहीं है जो उस क्लेम को सपोर्ट कर सके। अजम्पशंस, की आर देयर हिडन और अनसपोर्टेड अजम्पशन, कि इसको लेकर के लोगों ने कुछ अवधारणाएं बना रखी है, क्या वो भी हैं, है ना, अवधारणाएं भी हैं या नहीं है। उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स आर एड्रेस, की इसके लिए या फिर इसके खिलाफ में जाने के लिए हमारे पास कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, कि क्या पता सही ना हो कुछ चीजें, है ना। फॉलेसीज आर द, जो गलतियां होती हैं, है ना, जो लॉजिकल या फिर इलॉजिकल वे में गलतियां हो सकती है किसी भी आर्ग्यूमेंट तक पहुंचने के लिए, या फिर किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, है ना। तो वो गलतियां चेक करना। सो डज द आर्ग्यूमेंट रिलाई ऑन फॉल्टी रीजनिंग, कि आप रीजनिंग गलत कर रहे हो, आप, है ना, सही नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, ओके, उसमें कुछ गलतियां हैं। तो वो चीजें आप क्या करोगे, वो चीजें देखोगे कि उसमें कहीं स्ट्रोमैन, फॉल्स कोर्स या स्लिपरी स्लोप, ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है। सो बेसिकली अगर आप पॉलिसीज के बारे में बात करो, तो पॉलिसीज के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है ना, आप चेक करोगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिसीज चेक करोगे आप बाय इजी पथ एजुकेशन, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, वहां पे मिल जाएगी आपको टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के बारे में वीडियो। उसमें आप देखोगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, बाकी यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। तो बेसिकली पॉलिसीज क्या है, त्रुटियां हैं जो एक तरह से हमें गलत अजम्पशन या गलत कंक्लूजन की तरफ ले आती है। ओके, जैसे कि कोई भी एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए कोई इंसान है, बात करता है कि आपको आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट अ मिनट, आपको बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, है ना, आपको बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो खतरे में है, क्लाइमेट चेंज वाली मुसीबतें आ रखी हैं, है ना। तो फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या अजम्पशन निकाला है, फिर क्या कंक्लूजन निकाला लोगों ने, कि ये तो चाहता ही नहीं कि हमारे देश में इनोवेशन हो, है ना, ये तो चाहता ही नहीं कि हमारे देश में इनोवेशन हो, तो इसलिए उसने ये बोला है कि बिल्डिंग मत बनाओ आप, तो एक तरह से उसको काउंटर कर दिया, है ना। तो अलग अलग तरह की लॉजिकल पॉलिसीज हैं। रेड हियरिंग, इसमें क्या था, स्टेटिंग एन अनरिलेटेड पॉइंट इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट, तो कोई आप अनरिलेटेड पॉइंट वो कर रहे हो, कि जैसे कि ये था कि इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें आप उसको तो देख नहीं रहे हो कि वो क्या करना चाह रहा है, बट उसको अलग गलत ठहरा रहे हो उसे, है ना। जैसे कि स्लिपरी स्लोप, की आप एक छोटी सी बात के लिए बड़ी बात बना रहे हो। जैसे कि एक बच्ची है ना, एक बच्ची को आप ये बोल रहे हो कि जो बड़ी होके बहुत बड़ी चोर बनेगी, तो आप पूछोगे क्यों, तो बोलता है कि क्योंकि ना इसने अपने भाई, इसका भाई इसको देख नहीं रहा था और इसने उसकी चीज उठा ली, है ना, उसकी 5 रुपए की कोई भी कुरकुरे या कुछ भी है,
वो उठा ली, तो इसलिए तो ये बहुत बड़ी चोर बनेगी। तो ये क्या है, स्लिपरी स्लोप है कि आप किसी स्मॉल फर्स्ट स्टेप्स को लेकर के एक बड़ा इवेंट बना रहे हो, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे कि अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द क्लेम, कि पर्सन को ही अटैक कर रहे हो आप, एडोमिनियम, है ना, उसके क्लेम को नहीं देख रहे हो आप। तो ये सारी चीजें क्या है, लॉजिकल फॉलेसीज है। तो इसको एड्रेस करना, आपको देखना है कि ऐसे कुछ तो नहीं है स्टेटमेंट में। फिर एक कॉमन लॉजिकल पॉलिसीज टू वॉच फॉर, क्या क्या लॉजिकल पॉलिसीज हैं बेसिकली। अगर हमारा हम ये देखें कि हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था, और आप अगर आपका एक तरह से ये आ जाए, इवेल्युएटिंग एन आर्ग्यूमेंट आ जाए आपका, ना, सिर्फ इवेल्युएटिंग एन आर्ग्यूमेंट आ जाए, तो उसमें आप ये कॉमन पॉलिसीज के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो जैसे स्ट्रो मैन है, मिस इंटरप्रेटिंग एन आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक, कि आप उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, सॉरी मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो ताकि हम उस इंसान पे अटैक कर सके इजीली। फॉल्स डायलेमा, प्रेजेंटिंग ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट, कि आप क्या कर रहे हो कि किसी चीज के लिए आप बोलते हो ना कि या तो मेरे साथ घूमने चल, नहीं तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तो आपने दो ही ऑप्शन रख दिए, बाकी क्योंकि उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं, है ना, कि आप बाद में भी जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम समझनी चाहिए, बात करना थोड़ी हल है। तो आपने सिर्फ दो प्रॉब्लम्स रख दी, बस यही यही सॉल्यूशन है इसका। ओके, एडोमिनियम, अटैकिंग द पर्सन रादर देन आर्ग्यूमेंट, कि आप अटैक कर रहे हो पर्सन पे, है ना, रादर देन द आर्ग्यूमेंट, कि आप आर्ग्यूमेंट को नहीं देख रहे हो, है ना, तो आर्ग्यूमेंट को नहीं देख रहे हो, उस पर्सन को अटैक कर रहे हो चीज के लिए। स्लिपरी स्लोप मैंने अभी बताया ही था कि आप क्या कर रहे हो, एक इवेंट विल लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट एविडेंस। ओके, आपके आपके लिए आपके पास उसका एविडेंस भी नहीं, बट आप ये बोल रहे हो कि ये आगे जाके बहुत अजीब सा या फिर बड़ा रूप लेगा। एग्जाम्पल क्या है, आर्ग्यूमेंट वीडियो गेम्स कोज वायलेंस इन सोसाइटी, कि क्या है ये कि वीडियो गेम्स हैं वो वायलेंस फैला रहे हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह और मारपीट वगैरह, ये सारी चीजें हो रही हैं एक तरह से। सो एविडेंस चेक करेंगे, व्हाट रिसर्च सपोर्ट और रिफ्यूट्स दिस क्लेम, कि पहले देखेंगे कि कौन सी रिसर्च ऐसी है जो ये इस क्लेम को सपोर्ट करती है या फिर उसको मना करती है ना, उसको मना करती है, नकारती है। लॉजिक चेक करेंगे, डज कोरिलेशन इक्वल कॉजेशन, की जो हमने माना है क्या वो रियल में उसका मतलब वायलेंस ही जो दैट इज वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स ही उसका पार्ट है वायलेंस का, कि वीडियो गेम्स ही वायलेंस का पार्ट है। ओके, वो देखेंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएंगे, कुड अदर फैक्टर्स लाइक फैमिली एनवायरमेंट मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट मोर, कि अगर वीडियो गेम्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो भी आ जाए तो क्या वो और भी ज्यादा एक तरह से वायलेंस फैलाएंगी। ओके, तो ये सो ये हम, हाँ, फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए क्या चीजें कर सकते हो। तो एनालाइज न्यूज हेडलाइंस, कि आप न्यूज हेडलाइंस को एनालाइज करते हो, कोई भी एक न्यूज हेडलाइन पकड़ लो, है ना, कोई भी सही सी जो आपको लगता है, फिर उसके अगेंस्ट ये जो सारी चीजें बताई हैं कि आप उसके अगेंस्ट सारी चीजें देखो, उसको कंपेयर करो कि वो बिलीफ है या फिर कोई एविडेंस के प्रति कह रहा है, तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। डिबेट विद योरसेल्फ, ये खुद के ही जो चीजें हैं, खुद के मन में जो चीजें हैं उसके अगेंस्ट बोलो, उसको बोलो कि मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, ऐसी चीजें मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, जबकि मेरे पेपर आने वाले हैं और फिर होली आ जाएगी, फिर मेरे पेपर कैसे होंगे, है ना, फिर मैं पेपर कैसे दूंगा, तो अभी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीजें देखना। ओके, फिर फास्ट चेक क्लेम्स, कि आप क्या कर रहे हो, टेक अ कॉमन बिलीफ एंड रिसर्च इट्स वैलिडिटी, कि आप क्या कर रहे हो, सॉरी फैक्ट चेक क्लेम्स, कि आप क्या कर रहे हो, फैक्ट और देख रहे हो कि उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स है या बिलीफ है क्या है, वो उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हो आप। ओके, कि वो कितना, आप कितना उस पर विश्वास कर सकते हो, कितना वो सही है। राइट अ परसुएसिव ऐसे, फॉर्म एन आर्ग्यूमेंट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एंटिसिपेट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, क्या क्या कर रहे हो, एक आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहे हो विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस की, जिसमें आपने एविडेंस दे रखा है कि नहीं आपने गलत लिख रखा है, मैंने सही बोला है। ओके, और जिससे आप क्या कर सको, उस आर्ग्यूमेंट्स को एंटिसिपेट कर सको, मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट बोल रखे है ना उन्होंने किसी ने भी, तो उसको आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सको। फिर है रिफ्लेक्ट ऑन डिसीजन, कि अपने डिसीजन पे ही चिंतन करो, अपने डिसीजन पे ही सोचो कि मैंने सही करा या नहीं किया। आफ्टर मेकिंग अ चॉइस इवैल्यूएट योर रीजनिंग एंड वेदर बायसेस इन्फ्लुएंस्ड यू, कि क्या आपके खुद के पर्सनल चीजें भी हैं, उन्होंने भी आपके आर्ग्यूमेंट को एक तरह से अफेक्ट करा है या नहीं करा, ये सारी चीजें भी चेक करना। ओके, तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, वैसे तो बहुत इजी है, बट आपको जब लिखना होगा तो आप इनको इन पॉइंट्स के बारे में जरूर ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, उन चीजों के बारे में आपको बहुत ध्यान से लिखना है। ओके, इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखोगे तो मोस्टली चीजें जो है आपके सिलेबस में वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आपको पॉइंट वाइज पॉइंट कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है।
हर वीडियो में मैंने आपको ढंग से बताया कि आपको क्या चीजें कैसे करनी है। आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो इसी तरह से अटेम्प्ट करना। और मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसके पहले आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जिससे आपका पेपर अच्छा दिखे और ये दिखे कि आपके पास नॉलेज है उससे रिलेटेड। ओके, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो भी बता देना। कोई टॉपिक आपको जरूरत है कि आपको ये टॉपिक चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर पहले वीडियो बना दूंगी। ओके, और ये जो लैंग्वेज 1 है उसका सिलेबस तो आज या कल में कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवेंट। ओके, और लाइक भी कर देना। मेरा स्लिपरी स्लोप हो रहा है, मतलब मेरी जीभ फिसल रही है। ओके, तो लाइक भी कर देना अगर अगर पसंद आई है तो। और थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय।